बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। फ़िज़िक्स में हमारा चैप्टर 8 है जी, नाम है इसका वेव मोशन एंड साउंड। अब तक हमने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट हाफ पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करते हैं, वो हम कर चुके हैं जी। उसमें हमने सबसे पहले पीरियोडिक मोशन पढ़ा। पीरियोडिक मोशन के बारे में बताया मैंने आपको। ऐसे मोशन जो वक्त के साथ साथ रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। फिर वाइब्रेटरी मोशन की बात हुई। ऐसे मोशन जो बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना कर रहे होते हैं, ऐसे मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तीसरा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये ऐसे वाइब्रेटरी मोशन होते हैं जिनमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए अल्फा माइनस एक्स। फिर इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने कुछ टर्म्स पढ़ी जी। वाइब्रेशन क्या होता है? अगर एक वाइब्रेटिंग बॉडी पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर ले, इसको आप कहते हो वन वाइब्रेशन। यानी अगर पेंडुलम ए से स्टार्ट होता है तो वापस घूम के ए पे आ जाए। अगर आपका अर्थ जो है गोल मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वापस घूम के यहाँ पर वापस आ जाए, ऐसे को हम कहते हैं कि ये वन वाइब्रेशन है। टाइम पीरियड होता है जी एक वाइब्रेशन में जितना टाइम कंज्यूम होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये उसके 3 बेसिक फॉर्मूले हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। फ्रीक्वेंसी होती है जी कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, यानी एक सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट कर रहा है, इसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हो। इसके 3 बुनियादी फॉर्मूले, 1 2 3 ये वाले। फिर हमने कुछ मोशंस लिए जी और उनको हमने प्रूफ किया कि वो मोशन सिंपल हार्मोनिक होते हैं। इनमें पहला मोशन था कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यानी गोल दायरे में घूम रहा है, तो उसका जो डायमीटर पे प्रोजेक्शन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। ये इसकी डायग्राम थी और हमने इसको प्रूफ किया। ये आपके सामने इसकी वेरिफिकेशन आ गई। ये देखने, ये स्टेटमेंट आ गई, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। फिर हमने इसके अंदर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इन 4 फॉर्मूलों को हमने देखा, ड्राइव किया। फिर हमने दूसरे मोशन की बात करी, मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ये वाला मोशन जो होता है स्प्रिंग के अंदर ऑब्जेक्ट अगर आप बांध दें तो इस मोशन को हम कहते हैं इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मोशन हो रहा होता है। ये भी सिंपल हार्मोनिक है, ये हमने देख ले प्रूफ किया हुआ है। उसके बाद हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी, 1/2 के एक्स स्क्वायर ये आती है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करी थी, लेकिन आखिर में होगी, वो अभी आखिर में आएगी। एंगुलर वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करी, वी अंडर रूट के अपॉन एम। टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन बनाया, 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। और ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बनाया, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स। ये एक्स नॉट जो है ये एम्पलीट्यूड होता है। फिर हमने तीसरा मोशन लिया जी पेंडुलम का, और हमने इस मोशन को भी सिंपल हार्मोनिक प्रूफ किया। फिर इसमें हमने टाइम पीरियड का इक्वेशन बनाया, ये आ गया जी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एंगुलर वेलोसिटी का बनाया जी अंडर रूट जी अपॉन एल। और फ्रीक्वेंसी का बनाया 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। फिर हमने सेकंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसका लेंथ कैलकुलेट किया, 1 मीटर निकला। फिर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, 0.5 हर्ट्ज निकली। फिर ये पहला टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। फिर हमने दूसरा हिस्सा स्टार्ट किया वेव का। वेव के मेरे बारे में आपको बताया कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट में, एक मीडियम में मुस्तकिल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो ये डिस्टर्बेंस फिर ट्रैवल करती है और इस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं वेव। यानी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करो और वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल होती है तो हम कहेंगे कि ये वेव होती है। और वेव जो है अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके एनर्जी को कैरी करती है, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जाती है। तो वेव एक ट्रक की तरह होते हैं जो अपने अंदर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। कुछ हमने वेव की टाइप पढ़ी। मैकेनिकल वेव्स होती हैं ऐसी वेव जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बगैर मीडियम की ये ट्रैवल करती हैं। लाइट और इंफ्रारेड वेव्स इसी एग्जाम्पल हैं। ट्रैवलिंग वेव्स ऐसी वेव्स जो ट्रैवल हो रही होती है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती हैं, ए पर है तो बी पर आ जाएंगी, फिर सी पर आ जाएंगी, ठीक है, उनको आप ट्रैवलिंग वेव्स कहते हो। जबकि स्टैंडिंग वेव्स ऐसी वेव्स होती है जो वाइब्रेशन हो रही होंगी, उनमें एनर्जी होगी लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर रही होंगी, यानी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होंगी, जिस पोजीशन पर बनी हुई हैं उसी पोजीशन पर रहेंगी। ऐसी वेव को हम कहते हैं स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। फिर ट्रांसवर्स वेव का कहते हैं कि ऐसी वेव्स को जिनमें जो डायरेक्शन होती है वेव की और मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, इनके दरमियान 90 का एंगल होता है।
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें डायरेक्शन ऑफ द वेव और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन पैरेलल होती है, यानी कोई एंगल नहीं होता। उसके बाद हमने वेव की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जी। ये ट्रांसवर्स वेव आपके सामने मौजूद है। ये ट्रांसवर्स वेव है, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, ये ग्राफ कहलाता है साइनोसोडियल ग्राफ। और इस तरह हम वेव को डिनोट करते हैं जी। इसमें ये जो है, मैं ज़रा मोटा मार्कर लेकर डिनोट कर दूँ, ये वाला, ये एक वेव कहलाएगी। यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर आके ख़त्म हो गई, तो ये एक वेव कहलाएगी। इस वक्त डायग्राम में दो वेव है, डायग्राम में आपके पास दो वेव, एक ये रही और एक ये रही, ये दो वेव हमने बनाई हुई, तो इसको हम एक वेव कहते हैं। जो जैसे पेंडुलम वगैरह में वाइब्रेशन में वन वाइब्रेशन होता है, यहाँ वेव होती है, वन वेव। ये वन वेव है, ये सेकंड वेव है। वेव के जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं उनको हम क्रेस्ट कहते हैं, जो लोएस्ट पॉइंट होते हैं उनको हम ट्रफ कहते हैं। मीन से लेके क्रेस्ट तक का जो फासला होता है उसको आप एम्पलीट्यूड कहते हो, एक्स नॉट से डिनोट करते हो। एक वेव की जो लेंथ होती है, यानी कि इस जगह से लेके इस जगह तक, ये जो लेंथ है इसको आप कहते हो कि ये वेव लेंथ है। इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, लैम्डा। ठीक है। और उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है कि अगर आपकी वेव, एक वेव बनती है, इस दौरान कितना टाइम लग रहा है, ये पूरा एक वेव क्रिएट होने में जितना टाइम लगेगा उसको आप टाइम पीरियड कहते हो, कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हो। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या है जी, कि एक सोर्स आपकी कितनी वेव जनरेट करी है एक सेकंड के अंदर। अगर यहाँ पर देखें, ये एक सेकंड के अंदर हमारी 1 2 3 4 वेव क्रिएट हुई है एक सेकंड में, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है। यहाँ देखें जी, 1 2 3 4 5 6 वेव क्रिएट हो रही है एक सेकंड में, तो हम कहेंगे कि ये 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी। ये वेव्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ये ट्रांसवर्स वेव की बात हुई। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हमने बात की। लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये आपको बताया था, क्रेस्ट और ट्रफ नहीं बनते, बल्कि कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनते हैं। यानी कि आपके पास मॉलिक्यूल्स के दो हिस्से होंगे। एक वो हिस्सा होगा जहाँ मॉलिक्यूल्स दबे हुए होंगे, कंप्रेस होंगे, और उन हिस्सों को हम कहते हैं कंप्रेशन, यहाँ एनर्जी होती है। जबकि दूसरा हिस्सा वो होगा जहाँ मॉलिक्यूल्स खुले हुए होंगे, वो दबे हुए नहीं होते, उनको हम कहते हैं रेयरफैक्शंस, यहाँ एनर्जी नहीं होती। तो कंप्रेशन से रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन से कंप्रेशन, ऐसे एनर्जी मुंतकिल होती रहती है। ठीक है। ये सिर्फ कंप्रेशन, जैसे ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ होता है, यहाँ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है, बाकी काम वही है, वेवलेंथ, डिस्टेंस, सब कुछ वही होता है। फिर हमने ये एक इक्वेशन बनाया था जी, v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टी। इस इक्वेशन के अंदर वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड लिंक हो रहा है, ये बनी हुई आपके सामने। और दूसरी इक्वेशन हमने ये बनाई थी, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। इस इक्वेशन में वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लिंक हो रही है। तो ये तीनों चीज़ों के लिए इक्वेशन हो गई। फिर एनर्जी का हमने इक्वेशन बनाया, एनर्जी के हवाले से हमने बात की, तो एनर्जी का इक्वेशन ये बना 1/2 k x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद हमने बात की स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स की। ये ऐसी वेव्स होती हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होती, ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं। बताया था आपको, काफ़ी डिटेल में वीडियो मौजूद है। और एक्चुअल में ये दो वेव होती हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं। एक ये वेव हो गई ऐसे ट्रैवल करी, एक ये वेव हो गई ऐसे ट्रैवल करी। ये दोनों वेव जो है हर एतबार से सेम होती है। इनका वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, हर चीज़ सेम होती है। इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। लिहाजा वो डायरेक्शन अपोजिट होती है तो डायरेक्शन कैंसिल हो जाती है, इस वजह से ये ट्रैवल ही नहीं कर रही होती, एक जगह पर मौजूद होती है। इनमें लूप्स होते हैं हमारे पास। ये दो लूप नजर आ रहे हैं आपको इस डायग्राम में, पहला लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया। इनमें क्रेस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन, रेयरफैक्शंस नहीं होते, इसमें हम कहते हैं लूप्स होती हैं। और लूप्स में दो पॉइंट होते हैं, एंटी नोड और नोड। नोड कहते हैं इन पॉइंट्स को जहां पर दोनों वेव मिल रही होंगी, जीरो एम्पलीट्यूड होगा। और एंटी नोड कहेंगे उन पॉइंट्स पर जहां पर दोनों वेव एक दूसरे से दूर होंगी और वहां पर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। फिर हमने यहाँ पर डेरिवेशन की थी, अगर हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव, हमारे पास एक स्ट्रिंग है और वो वन लूप से वाइब्रेट कर रहा है, तो उस वक्त की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है। और उसका फॉर्मूला ये हमने बनाया था, v/2l। फिर हमने दो लूप्स पर वाइब्रेट किया उसी स्ट्रिंग को, तो इसको हम कहेंगे कि ये सेकेंड हार्मोनिक है या फर्स्ट ओवरटोन है। और फॉर्मूला जो बना था वो ये बना था जी, 2f1। फिर अगर तीन लूप से वाइब्रेट होती है तो हम इसको कहते हैं कि ये थर्ड हार्मोनिक है या सेकंड ओवरटोन है। और फॉर्मूला बना था इसका 3f1। तो फिर हमने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया था, Fn इज इक्वल टू NF1। यहाँ तक हमने पढ़ा है जी। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड की। तो ये हमने थोड़ा सा रिवीजन देख लिया जी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है इन क्लासेस में। तो अब हम बात करेंगे आज वेलोसिटी
ऑफ साउंड। एक्चुअल में हमने साउंड शुरू कर दिया, ठीक है। तो साउंड वेव की वेलोसिटी की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले साउंड वेव की वेलोसिटी हवा के अंदर, मैं आपको वैसे बताऊं, वेलोसिटी जो है हवा के अंदर जो है, पहले तो हम साउंड वेव की बात करें अगर, तो साउंड वो वेव जो होती है, पहली बात ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव आपने टाइप में देखा था कि इसके अंदर अगर ऐसे वेव ट्रेवल करके जा रही है तो आपको जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन है वो भी इसी डायमेंशन में मिलेगी। ऐसे ये वेव मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन हो गई और ये वेव की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ऐसे ये साउंड वेव जनरेट करती हैं। बल्कि इसको हम पहले साउंड वेव को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करेंगे, ठीक है। अब हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर का, वो है साउंड वेव्स। पहले हम साउंड वेव्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम उसकी वेलोसिटी को देखेंगे। साउंड वेव्स, साउंड वेव्स क्या होती हैं? साउंड वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स होती हैं जो कैरी करती हैं साउंड एनर्जी, ठीक है। हमने देखा है, हमने ऊपर पढ़ा जी कि वेव जो है वो एनर्जी कैरी करती है। ये ट्रक होते हैं जिनमें एनर्जी बैठी हुई होती है और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके उस एनर्जी को लेके जाते हैं। तो साउंड एक एनर्जी है और इस एनर्जी को अगर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है तो वो जिस वेव के ज़रिए किया जाता है उस वेव को हम कहते हैं साउंड वेव। मिसाल के तौर पे यहाँ ए पॉइंट पर हमारे पास एक साउंड जनरेट हो रही है, ये एक ए पॉइंट पर एनर्जी मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं साउंड। अब ये एनर्जी अगर किसी वेव के ज़रिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आती है तो ये जो वेव इसको कैरी करके बी पॉइंट पर लेकर आ रही है, इस वेव को हम नाम देते हैं कि ये साउंड वेव है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है, साउंड एक एनर्जी है और साउंड वेव उस एनर्जी को ले जाने वाला ट्रक है, ठीक है। तो साउंड वेव क्या होती है? वो वेव्स होती हैं जो कैरी करती हैं एनर्जी को। कौन सी एनर्जी को? साउंड एनर्जी को। अब साउंड वेव की अगर हम करेक्टरिस्टिक देखें तो साउंड वेव जो होती हैं, साउंड वेव्स, पहली बात, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, यानी ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनके अंदर वाइब्रेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव दोनों सेम डायमेंशन में मिलेंगी। यानी दोनों आपको एक्स एक्सिस पे मिलेंगी या दोनों आपको वाई एक्सिस पे मिलेंगी, दोनों के दरमियान कोई एंगल नहीं होता, पैरेलल होगी। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। और हमने ऊपर पढ़ा था कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव होती हैं, लिहाजा साउंड वेव मैकेनिकल भी हो जाती है। साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव्स भी हो गई। यानी कि मैकेनिकल वेव्स कहते हैं ऐसी वेव को जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी, भले वो मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। बगैर मीडियम के, बगैर मॉलिक्यूल्स के ये वेव ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस ए पॉइंट पर हम एक स्पीकर रख कर उसमें से साउंड एनर्जी को जनरेट करें, साउंड एनर्जी को जनरेट करें। अब यहाँ पर जब ये साउंड एनर्जी जनरेट होगी तो फिर यहाँ पर वेव्स क्रिएट होंगी। वो वेव्स क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी साउंड वेव्स। और इन वेव्स में आपकी ये जो साउंड एनर्जी है ये स्टोर हो जाएगी। अब ये साउंड वेव्स में साउंड एनर्जी स्टोर हुई है। अब अगर बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ये साउंड वेव आगे नहीं बढ़ेगी, बी पॉइंट पर नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम इधर कोई मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो जब मीडियम को हम डालेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स आपके बीच में आ जाएंगे और फिर ये साउंड वेव कैरी करेगी, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाएगी और आपको बी पॉइंट पर आपकी साउंड एनर्जी मिल जाएगी। साउंड एनर्जी आपको मिल जाएगी। यानी अगर आपने यहाँ पे कोई स्पीकर रखा हुआ है, ए पॉइंट पर आपने स्पीकर रखा हुआ है, तो स्पीकर जो है उसमें साउंड एनर्जी होती है और साउंड एनर्जी जो है फिर वो वेव्स की सूरत में उसमें स्टोर हो जाती है। अब आपका यहाँ दूसरी तरफ बी पॉइंट पर कान मौजूद है जिससे आप साउंड एनर्जी को रिसीव करते हैं। अब अगर स्पीकर और कान के दरमियान में कोई मीडियम मौजूद होगा तो आपको आवाज़ बेशक सुनाई देगी। आमतौर पर नॉर्मली हमारे स्पीकर्स और हमारे कान के दरमियान जो मीडियम मौजूद होता है वो एयर होता है जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो ये मीडियम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, तो आपको स्पीकर से साउंड सुनाई देगी। लेकिन अगर आप स्पेस में निकल जाएं, दुनिया से बाहर निकल जाएं, खला में चले जाएं, चांद सूरज के पास, तो वहाँ आपको
आप अगर 1 सेंटीमीटर दूर भी स्पीकर रखे हुए होगे तो भी आपको उस स्पीकर में से आवाज़ नहीं आएगी। आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट अक्सर कानों के अंदर वो लगाए हुए होते हैं, हेडफोन लगाए हुए होते हैं। भाई अगर आमने सामने खड़े हो हेडफोन क्यों लगाया हुआ है? आपस में बोलो, बात कर लो, लेकिन नहीं सुनाई देती उनको, क्योंकि देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन देम। तो स्पेस में अगर आप चले जाओ, आपके सामने 1 सेंटीमीटर के फासले पर भी अगर स्पीकर रखा हुआ होगा, आपको आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि स्पीकर साउंड क्रिएट करेगा, साउंड एनर्जी क्रिएट करेगा। अब स्पीकर की जो साउंड एनर्जी वेव्स में आएंगी ना, यानी साउंड वेव जो जनरेट हो रही होंगी वहाँ पर, वहाँ है ही नहीं मीडियम कोई, तो वो कैसे ट्रेवल करेगी आपके कान तक? तो वो नहीं जा पाती। इसलिए वो हेडफोन का यूज़ करते हैं, वो तार के ज़रिए जो है तार लगा देते हैं, तो अब वो स्पीकर तार जो होता है वो मीडियम का किरदार अदा करता है, तो फिर तार के ज़रिए उनको सुनाई देता है। तो साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, यानी इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। यही वजह है, मैंने आपको बताया भी था कि सूरज में आपकी साउंड वेव पैदा हो रही है। सूरज में बहुत सारी एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इंफ्रारेड एनर्जीज है, साथ साथ साउंड एनर्जी भी है। और साउंड एनर्जी साउंड वेव की शक्ल में आना चाह रही है आपकी दुनिया पर, लेकिन नहीं आ पाती, बिकॉज देर इज नो मीडियम बिटवीन सन एंड दी अर्थ। अर्थ और सूरज के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, इस वजह से आपको अर्थ का साउंड वेव सूरज का साउंड वेव अर्थ पर रिसीव नहीं हो रहा। तो ये हमने बात की, ये मैकेनिकल वेव है, इसको ट्रैवल करने के लिए मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। अब जरा इसकी लॉन्गिट्यूडनल वेव का मामला देख लेते हैं। तो ये अगर आपके पास सपोज करे जी एक स्पीकर है, ये आपके पास एक स्पीकर है जी, और ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, उससे ये साउंड एनर्जी मालूम आती है। यहाँ पे साउंड एनर्जी मौजूद है इस स्पीकर के अंदर। अब साउंड एनर्जी की वजह से आपका ये स्पीकर वाइब्रेट करता है। अब यहाँ मॉलिक्यूल्स मौजूद है जी, ये सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद है एयर के, ये एयर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है जी, ये आ गए। अब जब स्पीकर वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेट का मतलब हो गया स्पीकर पहले ऐसे आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, इसी को तो हम वाइब्रेशन कहते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, मेन पोजीशन पर बार बार आना जाना करना। तो ये स्पीकर जो है आपका यहाँ इस पोजीशन पे रुका हुआ है, ऐसे आगे पीछे होता रहेगा। स्पीकर आपने देखा होगा ऐसे वाइब्रेट करता है। तो जब वाइब्रेट करेगा तो वो साउंड एनर्जी जो है वो आपकी वेव की सूरत में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, तो वो साउंड वेव जनरेट होगी। अब ये जो आपका स्पीकर जैसे आगे आएगा, आपका स्पीकर जैसे आगे आएगा, तो ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, इनमें एनर्जी मुंतकिल हो जाएगी और ये आपस में दब जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है जी। जैसे ये स्पीकर आगे की तरफ बढ़ा ना, ये आगे की तरफ, तो इसने क्या करा, अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स में मुंतकिल कर दी। कोलिजन के चक्कर में मॉलिक्यूल्स एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स में आ गई। अब मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ये दब गए। एनर्जी जैसी इनमें आई ना, अब एनर्जी, ये जो साउंड एनर्जी है वो इसमें आ गई, मॉलिक्यूल्स दब गए। इस हिस्से को हम कहते हैं कंप्रेशन। जहाँ मॉलिक्यूल्स दब जाते हैं उस हिस्से को आप कहते हो कि वो कंप्रेशन मौजूद हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ जी, आपके स्पीकर के अंदर थी साउंड एनर्जी, आपका स्पीकर जैसी बाहर आया, मॉलिक्यूल्स से टकराया, साउंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स में मुंतकिल हो गई और उस एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो कंप्रेस हो गए। अब इतने में स्पीकर आपका क्या करेगा जी, जाहिर बात है पीछे जाएगा। जब आपका स्पीकर पीछे जाएगा तो स्पेस आ जाएगी। अब इतने में ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, कंप्रेशन वाले मॉलिक्यूल्स, ये अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल से टकराएंगे, और जब बराबर वाले मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो ये एनर्जी इनको मुंतकिल हो जाएगी। अब यहाँ पर आ जाएगा कंप्रेशन, यहाँ पर कंप्रेशन आ जाएगा इन मॉलिक्यूल्स में, इन मॉलिक्यूल्स में कंप्रेशन आ जाएगा, ठीक है जी। और इन मॉलिक्यूल्स ने, ये वाले जो पहला कंप्रेशन था, इन्होंने चूंकि अपनी एनर्जी को बराबर वाले मॉलिक्यूल्स में दे दी, इनमें से एनर्जी खत्म, ये वापस खुल गए, वापस खुल गए, और अब पड़ोस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दब गए। तो अब कंप्रेशन यहाँ शिफ्ट हो गया, एनर्जी यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक हुआ क्या, आपका स्पीकर जैसे आगे बढ़ता है, ये आगे बढ़ा, इसने आगे के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर दिया, एनर्जी इनमें आ गई। फिर जैसे स्पीकर पीछे हुआ, आपके ये जो कुलाइड मॉलिक्यूल्स थे, कंप्रेशन के मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने आगे वाले मॉलिक्यूल्स से टकराकर एनर्जी उनको दे दी, एनर्जी इनको मिल गई, ये आपस में दब गए, कंप्रेशन यहाँ आ गया। और चूंकि इन्होंने एनर्जी रिलीज कर दी, ये रिलैक्स हो गए, रेयरफेक्शन कहते हैं इसको। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स रिलैक्स हो जाते हैं उनको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। अब स्पीकर पीछे हुआ, फिर दोबारा जैसे आगे बढ़ेगा, दोबारा इन रेयरफेक्शंस में क्या पैदा हो जाएगा, कंप्रेशन पैदा हो जाएगा। जैसे स्पीकर दोबारा आगे की तरफ आएगा तो ये जो रेयरफेक्शंस था, अब यहाँ पर कंप्रेशन आ गया,
इतने में इन मॉलिक्यूल्स ने, ये जो पहला कंप्रेशन था, ये अपने आगे वाले मॉलिक्यूल से यानी इन मॉलिक्यूल से टकराएंगे और अब ये एनर्जी इनको दे देंगे। इनका क्या होगा, ये रिलैक्स हो जाएंगे, ये रिलैक्स हो गए और अब ये वाले मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए। ऐसे चेन बन जाती है, टकरा टकरा कर ये कंप्रेशन आगे जाएगा। अब ये तो पहला कंप्रेशन है वो यहाँ आ गया, ये रेयरफेक्शन हो गया, ये दूसरा कंप्रेशन आ गया। हर कंप्रेशन में एनर्जी स्टोर है। फिर वही होगा जी, ये वाले मॉलिक्यूल्स आगे वाले मॉलिक्यूल से टकराएंगे, कंप्रेशन उधर चला जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएंगे। ये वाले इनमें टकरा जाएंगे कि इनमें कंप्रेशन आ जाएगा, ये रिलैक्स, ये कंप्रेशन। ऐसे ऑल्टरनेट कंप्रेशन रेयरफेक्शन बन जाएगा। मैं आपको इसकी एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे और सब समझ में आएगा। तो अब हुआ क्या, हमारे स्पीकर में साउंड एनर्जी थी और इन कंप्रेशंस रेयरफेक्शंस के चक्कर के अंदर ये साउंड एनर्जी आपकी आगे मुंतकिल हो रही है। ये आपकी जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन है, ये जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसको आप कहोगे कि ये साउंड वेव है। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, साउंड वेव। तो अगर हम इसको एक सिंपल सी डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास एक सोर्स है जो कि साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये वाइब्रेट होगा, सोर्स क्या करेगा, वाइब्रेट होगा, यानी आगे पीछे मूव करेगा, वाइब्रेट होगा, जिससे आपके जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ना सामने सोर्स के, उनमें ऑल्टरनेट कंप्रेशन रेयरफेक्शन पैदा होंगे। ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ मैं कैसे कंप्रेशन जो है, मॉलिक्यूल्स दबे हुए होंगे, फिर ये आगे वाले टकराएंगे तो यहाँ कंप्रेशन मुंतकिल हो जाएगा, यहाँ रेयरफेक्शन आ जाएगा, ऐसे ट्रांसफर होंगे। तो ये जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसको आप कह रहे हो कि ये साउंड वेव है। ये क्या है, साउंड वेव। और इस साउंड वेव की मदद से आपकी ये जो सोर्स के अंदर साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, वो हर कंप्रेशन से रेयरफेक्शन से कंप्रेशन में मुंतकिल होती हुई आपके ऑब्जर्वर तक आ गई, कान वगैरह तक आ गई, आपको ये सुनाई देने लग गई आवाज़। तो ये हो क्या रहा है, साउंड एनर्जी है, एक वेव की शक्ल में कैरी हो रही है और ऑब्जर्वर तक जा रही है। लिहाजा साउंड को आप क्या कहोगे कि साउंड एक एनर्जी है, और जो चीज़ इसको लेके जा रही है आप उसको क्या कहोगे कि वो साउंड वेव है। फिर दूसरी चीज़ आप देख रहे हो, मॉलिक्यूल्स ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं। ये मॉलिक्यूल है, जब ये कंप्रेस हो जाएगा, उसके बाद जब ये आगे ऐसे बढ़ेगा, कंप्रेस होगा तो ऐसे दब जाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा और फिर वापस ऐसे, यानी मॉलिक्यूल्स ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं। और वेव भी आपकी इसी डायमेंशन में जा रही है, दोनों की डायमेंशन सेम है। मॉलिक्यूल्स भी आपको एक्स एक्सिस पे वाइब्रेट होता हुआ नजर आ रहा है और वेव भी आपकी जो है वो एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है, लिहाजा ये लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो गई। और मैकेनिकल क्यों है, सोच लें ज़रा, अगर ये साउंड स्पीकर के सामने ये मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ये मॉलिक्यूल्स अगर नहीं होते तो बताएं मुझे किसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन पैदा होता। अगर आपका खाली स्पीकर मौजूद होता, वाइब्रेट करता, आगे तो मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, तो वो किन को दबाएगा, किन को रिलीज करेगा, कहाँ कंप्रेशन आएगा, कहाँ रेयरफेक्शन आएगा, कहीं पे भी नहीं। लिहाजा साउंड एनर्जी यहाँ पर मौजूद ज़रूर होगी, लेकिन उसको कैरी करने के लिए आपके पास कंप्रेशन रेयरफेक्शंस नहीं है, और कंप्रेशन रेयरफेक्शंस को हम क्या कहते हैं, साउंड वेव। तो साउंड वेव नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स की वजह से साउंड वेव बन रही है, लिहाजा मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत हो गई, इसलिए हम साउंड वेव को मैकेनिकल वेव कह रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इसकी एनिमेशन। इस डायग्राम को देखिए, यही मैं आपको कब से समझाने की कोशिश करूँगा। बीच में एक स्पीकर पड़ा हुआ है, साइड में हवा के एयर मॉलिक्यूल्स है, ये जो ब्लू डॉट है दे आर एयर मॉलिक्यूल्स, और बीच में स्पीकर है। अब स्पीकर साउंड एनर्जी जनरेट कर रहा है, स्पीकर के अंदर मौजूद है साउंड एनर्जी। जैसे स्पीकर देखें, स्पीकर वाइब्रेट हो रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है, स्पीकर हो रहा है वाइब्रेट। अब जैसे ये बाहर आता है, मॉलिक्यूल्स इससे टकरा के कंप्रेस हो रहा है और फिर दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा के रेयरफेक्शन। तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन नजर आ रही है आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ सब इसमें नजर आ रहा है। आपका स्पीकर वाइब्रेट हो रहा है, एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन पैदा हो रहा है। आप देखें ये जो कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है जो कि आगे बढ़ रहा है, तो ये साउंड एनर्जी हो गई। ये जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसी को हम साउंड एनर्जी कह रहे हैं। इमेजिन कर लें अगर ये मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो फिर स्पीकर की आवाज़ हमारे तक नहीं आ पाती। तो आई होप साउंड वेव आपकी क्लियर हो गई होगा। तो साउंड वेव क्या है जी, साउंड वेव ऐसी वेव्स होती हैं जो एनर्जी कैरी करती हैं। कौन सी, एक स्पेसिफिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो साउंड वेव क्या है, ऐसी एनर्जीज, ऐसी वेव्स होती हैं जो साउंड एनर्जी को कैरी करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, क्योंकि इनमें
जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन होती है और वेव की डायरेक्शन होती है वो पैरेलल होती है। और ये मैकेनिकल वेव है क्योंकि इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। किस तरीके से ये ट्रैवल कर रही है ये मैंने आपको दिखाया। कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस पैदा होते हैं। कंप्रेशंस किसे कहते हैं? जहाँ पर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हुए होंगे। रेयरफैक्शंस किसे कहेंगे? जहाँ मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलैक्स हुए होंगे। तो इसी कंप्रेशन रेयरफैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम साउंड वेव कह रहे हैं। और ये कंप्रेशन रेयरफैक्शंस का जो कॉम्बिनेशन पैदा हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो हो रहा है ऐसे सोर्स से जो वाइब्रेट हो रहा है और आवाज़ पैदा कर रहा है। तो ये साउंड वेव कंप्रेशन रेयरफैक्शन जो है वो आपकी साउंड एनर्जी को लेकर जा रही होती है। ठीक है जी। तो ये तो हो गई साउंड वेव के बारे में बात। ये तो हो गई साउंड वेव के बारे में बात। अब जरा साउंड के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे साउंड के बारे में। अब हमने अभी तक तो हमने बात की वो थी साउंड वेव के बारे में बात। ठीक है, ये याद रखिएगा, साउंड वेव अलग चीज़ है, साउंड अलग चीज़ है। तो साउंड वेव के बारे में मैंने आपको 3 मेजर बातें क्या बताई जी। पहली कि साउंड वेव ऐसी वेव होती हैं जो साउंड एनर्जी कैरी करती हैं। कैरी साउंड वेव लिखा हुआ है मैंने, साउंड एनर्जी कैरी करती हैं। ऐसी वेव जो साउंड एनर्जी कैरी कर रही होती है। दूसरी बात क्या बताई? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। और तीसरी बात क्या बताई? ये मैकेनिकल वेव होती है। अब हम बात करते हैं ज़रा साउंड के बारे में। साउंड एक एनर्जी होती है। साउंड जो है वो एक एनर्जी होती है। एनर्जी आपने पढ़ा है जी, एबिलिटी टू डू वर्क। तो साउंड जो है वो एक एनर्जी होती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की फॉर्म होती है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि एनर्जी जो होती है, जो भी एनर्जी की फॉर्म होती है, जैसे कि लाइट हो गया और हीट हो गई और साउंड हो गई, ये एनर्जी जो है या काइनेटिक हो गई या पोटेंशियल, ये किसी न किसी चीज़ से एसोसिएट होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उससे जो एसोसिएट एनर्जी होती है उसको आप कहते हो काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा तो अब उसमें जो एनर्जी आएगी ना, उसको आपने क्या नाम दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊंचाई पे ले जाते हो, ऊंचाई पे ले जाते हो, तो अब उसमें जो एनर्जी आएगी आप उसको काइनेटिक नहीं कहोगे, अब आप उसको कहोगे पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी हाइट से एसोसिएट होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन से एसोसिएट होती है। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसकी जो एनर्जी होगी उसको आप काइनेटिक कहोगे। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी हाइट से एसोसिएट होती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई ऊंचाई पर जा रहा है तो उस ऊंचाई पर जाने से उसमें एक एनर्जी जो डेवलप हो रही है उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से आप बाकी एनर्जीज तो आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। जैसे हीट एनर्जी होती है एक, हीट एनर्जी, मैं उल्टा जगह लिख रहा हूँ। हीट एनर्जी जो है वो क्या होती है जी? अगर एक ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस आ जाए, यानी उसके किनारों पर टेम्परेचर का फर्क आ जाए, एक जगह टेम्परेचर ज़्यादा एक जगह टेम्परेचर कम, तो अब उसमें एक एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी, उसको हम हीट एनर्जी कहेंगे। तो हीट एनर्जी एसोसिएट होता है टेम्परेचर डिफरेंस से, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। इसी तरह लाइट एनर्जी का ताल्लुक होता है अगर इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू कर जाए, एटम्स के अंदर जंप करना शुरू कर जाए, एटम एक्साइड हो जाए, इलेक्ट्रॉन से ऊपर चला जाए फिर वापस नीचे आ जाए शेल में, तो फिर जो एसोसिएट एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं कि वो लाइट एनर्जी है। ठीक है, ऐसे हर एनर्जी जो है किसी न किसी चीज़ से एसोसिएट है। इसी तरीके से वाइब्रेशन से जो एनर्जी स्टोर एसोसिएट होती है, वाइब्रेशन से, उसको हम कहते हैं साउंड एनर्जी। ठीक है, अभी तो चूंकि आपने खाली 3 पढ़ी है तो 3 ही कोई ध्यान में रखें, हीट तो आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे। इसी तरह लाइट हम अभी आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम लाइट को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि एनर्जी जो है आर एसोसिएट विद समथिंग, मोशन से एसोसिएट है काइनेटिक एनर्जी, हाइट से एसोसिएट है पोटेंशियल एनर्जी, इसी तरीके से वाइब्रेशन से एसोसिएट होती है काइनेटिक एनर्जी। इट इज एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन। मैंने काइनेटिक बोल दिया वैसे, वाइब्रेशन यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होगा तो उसमें जो एनर्जी होगी, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, उसमें जो एनर्जी होगी उसको आप कहोगे साउंड एनर्जी। ठीक, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर आप देखते हो कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है आप कहोगे इसमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप देखते हो कोई ऑब्जेक्ट ऊंचाई पे आप कहोगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर आप कहोगे, आप देखते हो कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो आप कहोगे इसमें से साउंड एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि उसके अंदर तो काइनेटिक पोटेंशियल है, लेकिन उसमें से रिलीज होगी साउंड एनर्जी। ठीक है, उसमें से रिलीज जो है वो
साउंड एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो साउंड एनर्जी इज एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन, यानी दुनिया की हर वाइब्रेटरी ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा होता है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय एवरी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब ये है क्या मामला, लेट्स सी। एक पेंडुलम को लें अगर हम, तो हम जानते हैं जी पेंडुलम का मोशन जो है वो वाइब्रेट होता है, ठीक है। ये ए, ये ओ, ये बी, अब ये वाइब्रेट कर रहा होता है, वाइब्रेट ए से ओ, ओ से बी, बी से ओ, ओ से बी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद रखिएगा कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब जाहिर बात है इस पेंडुलम के अंदर वाइब्रेशन पैदा करने के लिए आपने कुछ तो एनर्जी लगाई होगी ना, आपने अपने हाथों की मदद से इसके अंदर एक एनर्जी का इनपुट दिया है, ठीक है। बगैर मेरे सोचने से तो वाइब्रेट नहीं होगा, मैं हाथों से इसको वाइब्रेट करूंगा, यानी आई हैव टू पुट सम एनर्जी इनटू द पेंडुलम टू मेक इट वाइब्रेट। तो मैंने इसके अंदर एक एनर्जी अप्लाई की और मेरा ये पेंडुलम वाइब्रेट हो रहा है, मेरा ये पेंडुलम जो है वो वाइब्रेट हो रहा है। अब एनर्जी लॉस नहीं होती, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एनर्जी खत्म नहीं होती। अब जब मैंने ये जो एनर्जी दी है, कानून के मुताबिक ये एनर्जी जो है ए और बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में होगी और ओ पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की सूरत में होगी, क्योंकि ए और बी जो है वो हाइट पर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाइट पर नहीं होता लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो अब आपने जो एनर्जी दी है, अगर आपका पेंडुलम जो है वो मिसाल के तौर पे आपने एनर्जी दी है, सपोज करें जी 10 जूल, तो जब आपका पेंडुलम ए पॉइंट पे आएगा तो ये 10 जूल एनर्जी पोटेंशियल कहलाएगी, बी पॉइंट पर आएगा तो ये 10 जूल पोटेंशियल कहलाएगी और ओ पॉइंट पर आएगा तो ये 10 जूल काइनेटिक कहलाएगी। तो आपने ये जो 10 जूल एनर्जी दी ये आपके पेंडुलम में स्टोर हुई है, पेंडुलम में स्टोर हुई है कितनी, 10 जूल एनर्जी स्टोर हुई है, बस इसकी शक्ल तब्दील हो रही है, कभी काइनेटिक हो रही है, कभी पोटेंशियल, कभी काइनेटिक, कभी पोटेंशियल। अब इसमें से एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका पेंडुलम आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते होते आखिर में रुक जाता है। अगर हमारी एयर फ्रिक्शन ना हो, हवा जो है ना इसमें फ्रिक्शन अप्लाई करती है। जब ये पेंडुलम जो है सपोज करें ये है ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो हवा जो है इस पर ऐसे अपोजिंग फोर्स पैदा करेगी, एयर फ्रिक्शन कहेंगे हम उसको। हवा जो है ऐसे अपोजिंग फोर्स पैदा करी, एयर फ्रिक्शन, जिससे एनर्जी का लॉस होगा। अगर ये हवा ना हो, अगर हवा ना हो तो फिर ये एयर फ्रिक्शन ना हो, तो फिर तो हमारा पेंडुलम थ्योरेटिकली जिंदगी भर मूव करता रहेगा, क्योंकि एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है, खत्म नहीं हो रही। तो 10 जूल पोटेंशियल है, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, तो ताहयात मूव करता रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमारी दुनिया में एयर फ्रिक्शन अप्लाई हो जाता है, एयर जो है इसको रोकने की कोशिश करता है, फ्रिक्शन अप्लाई करता है एयर। अब फ्रिक्शन अप्लाई करने से क्या होता है, इसके अंदर से कुछ एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाती है, कुछ एनर्जी इसमें से निकलना शुरू हो जाएगी, एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगी। तो आपने 10 जूल एनर्जी दी थी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल नहीं रही। अब जब पेंडुलम जितना मूव करता जा रहा है, पहले 8 हो जाएगी, फिर 7 जूल ले जाएगी, फिर 6 जूल ले जाएगी, फिर 5, ऐसे ऐसे रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि एनर्जी इसमें से लॉस हो रही है, एनर्जी इसमें से निकल रही है। क्यों निकल रही है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से कुछ वर्क जो है आपका, कुछ आपको काम जो है वो फ्रिक्शन पे करना पड़ रहा है, जिससे एनर्जी लॉस हो रही है। तो ये जो एनर्जी लॉस हो रही है ना, ये हो रही है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, ये है जी साउंड एनर्जी। तो जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो ड्यू टू एयर फ्रिक्शन उसमें से कुछ एनर्जी लॉस होती है, एंड दैट लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। ये भी एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरा वैलिड हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आपने 10 जूल एनर्जी दी पेंडुलम में, आपने थोड़ी बात ऑब्जर्व करा, तो पेंडुलम में आपको जो है 5 जूल एनर्जी नजर आ रही है। तो वेयर इज द 5 जूल एनर्जी लेफ्ट? 5 जूल एनर्जी साउंड बन के बाहर आ गई, तो पेंडुलम में से आवाज वाली एनर्जी पैदा हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे तो पेंडुलम में से साउंड आवाज नहीं आ रही, मेरे पास तो मीडियम भी मौजूद है। एक पेंडुलम अगर वाइब्रेट कर रहा है और वो साउंड की सूरत में एनर्जी को लॉस कर रहा है, आई कांट हेयर दैट साउंड, वाई? बिकॉज देयर मीडियम तो मौजूद है। तो इसका मैं अभी आपको जवाब देता हूँ। तो एनर्जी, ये साउंड एनर्जी हो गई। साउंड क्या है? ये भी एक एनर्जी है, और ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, आपने उसमें एनर्जी इनपुट करनी है, तो वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कुछ एनर्जी को लॉस करता है, फिर फ्रिक्शन की वजह से उसमें से कुछ एनर्जी घटती रहती है। तो वो घटती हुई एनर्जी जो है वो जिस शक्ल में बाहर आ रही है एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, उसको हम कह रहे हैं साउंड वेव। तो हर ऑब्जेक्ट, पहली बात, हर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एनर्जी लॉस करेगा, दूसरी बात उसमें से साउंड पैदा होगी। अब हमें साउंड क्यों नहीं सुनाई देती? देखिए, ये मामला होता है फ्रिक्शन का, सॉरी फ्रीक्वेंसी का।
साउंड जो है, हमने फ्रीक्वेंसी के एतबार से साउंड की 3 टाइप्स बनाई है। एक कहलाती है इंफ्रासोनिक, दूसरी कहलाती है ऑडिबल, और तीसरी कहलाती है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, फ्रिक्शन आपको याद होगा, फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था कि 1 सेकंड में कितनी वेव जनरेट हो रही है। ठीक है, तो सपोज करो ये पेंडुलम जनरेट, ये वाइब्रेट कर रहा है, और इस वक्त ये देखो 1 2 3, चलो इसको पूरा करते हैं, 4 वेव निकलनी है 1 सेकंड में। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है साउंड वेव की, 4 हर्ट्ज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी याद रखिए क्योंकि ये अब काम आएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में कितनी वेव जनरेट हो रही है। अब अगर आपका पेंडुलम स्लो वाइब्रेट कर रहा है, कम वेव निकलेंगी। बहुत ज़्यादा तेज खतरनाक वाइब्रेट कर रहा है तो फिर ज़्यादा वेव निकलेंगी 1 सेकंड में, तो अल्टीमेटली ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अब ये फ्रीक्वेंसी पर मामला आने वाला है। हमारे पास 3 किस्म की साउंड पैदा होंगी जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होगा। वो ऑब्जेक्ट भले स्पीकर हो, भले आपकी डेस्क हो, भले गिटार का स्ट्रिंग हो, भले ढोल की स्किन हो, या भले ये पेंडुलम हो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा इट विल जनरेट साउंड एनर्जी, और वो साउंड वेव लेके आगे बढ़ेंगी। अब ये साउंड एनर्जी जो है ये आपकी हवा में जब ट्रैवल करने लगेगी तो ये साउंड वेव की शक्ल में आ जाएगी। ये रही साउंड वेव, जब ये हवा में ट्रैवल करेगी तो साउंड वेव की शक्ल में आ जाएगी, और साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। अगर फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की जो साउंड पैदा हो रही है, साउंड एनर्जी जो पैदा हो रही है, उससे जो वेव बन रही है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, लेस देन 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से कम है, यानी बहुत ही स्लो कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यही पेंडुलम। तो जब कोई बहुत सा हल्का सा पेंडुलम वाइब्रेट करेगा तो ये जो एनर्जी लॉस करेगा और ये एयर में वेव की सूरत में जब जाएगी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी बन रही होगी 20 हर्ट्ज से, तो उनको कहेंगे इंफ्रासोनिक। इसी तरीके से ऑडिबल क्या होती है जी, ये ऐसी साउंड वेव होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जबकि अल्ट्रासोनिक क्या होती हैं, ये ऐसी साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। बहुत ही खतरनाक वाइब्रेट हो रहा होगा, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये 3 किस्म की साउंड हो गई, डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हल्के से वाइब्रेट कर रहा है तो जाहिर बात है वो बहुत कम एनर्जी लॉस कर रहा होगा, और फिर उस कम एनर्जी यानी कि जो साउंड एनर्जी आपकी क्रिएट हो रही होगी उसकी जब आप वेव बनाओगे तो वो बहुत कम वेव होंगी, तो 1 सेकंड में कम वेव निकल रही होंगी, हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाइब्रेट कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ करेगा। अब जब बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ होगी तो फिर जो साउंड वेव क्रिएट होगी वो 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा वेव क्रिएट हो जाएंगी, उनको हम कहेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इंफ्रासोनिक क्या होती हैं, ये ऐसी साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज होती है, यानी 1 सेकंड में 20 वेव्स निकल रही होंगी। ऑडिबल क्या होती हैं, ये ऐसी साउंड वेव होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर या तो 20 वेव निकल रही होंगी या ग्रेटर कर लें तो 20,000 वेव। और अल्ट्रासोनिक ऐसी साउंड वेव्स होती हैं कि जिनमें से यानी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में से तकरीबन 20,000 से ज़्यादा वेव 1 सेकंड के अंदर निकल रही होती है। हमारा कान खाली ये वाली वेव सुन सकता है, बीच वाली, ये ऑडिबल है। वी कैन ओनली, ह्यूमंस जो है वो खाली इस वेव को हेयर कर सकते हैं, ह्यूमन कैन हेयर। हमारे जो कान, क्योंकि जब ये एनर्जी हमारे कान पे पड़ेगी तो हमारे जो कान का एयर ड्रम जिसको हम कहते हैं वो वाइब्रेट करता है, और हमारे एयर ड्रम के वाइब्रेट करने की भी एक लिमिट है। हमारा एयर ड्रम जो है वो कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, इससे ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर सकता। 20,000 से ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करेगा, 20 से कम वाइब्रेट करेगा तो वो हमारा दिमाग डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो हमारा जो कान अल्लाह ने बनाया है वो कुछ इस तरह का है कि हम खाली इन साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे कम यानी इंफ्रासोनिक, इससे ज़्यादा यानी अल्ट्रासोनिक हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें सिर्फ वो आवाज़ें सुनाई देंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज के अंदर हो। अब अगर एक पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है तो इसमें से साउंड एनर्जी पैदा हो रही है, ज़रूर पैदा हो रही है, और वो साउंड एनर्जी साउंड वेव की शक्ल में आगे भी बढ़ रही है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, बहुत कम। अंदाज़ा लगा सकते हो, पेंडुलम कोई ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं करता, हल्के से वाइब्रेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो साउंड पैदा ज़रूर हो रही होगी लेकिन उस आवाज़ को आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, आपका कान उसको डिटेक्ट नहीं करता, वो इंफ्रासोनिक होती है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा भी अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होगी कि हमारा कान डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि अगर हम देखते हैं कि एक पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है
अगर एक पेंडुलम, या अगर हम पार्क में जाएं तो पार्क में भी एक झूला लगा हुआ होता है जिसमें बंदे बैठ जाते हैं, फिर वो भी वाइब्रेट करता है, ऐसे 3 पोजीशंस पर आ रहा होता है, बहुत हल्के वाइब्रेट कर रहा होता है। एक एक सेकंड के अंदर कम वाइब्रेशंस हो रही होती है, यानी एक सेकंड के अंदर आप समझ लो 3 वाइब्रेशन हो जाएंगी, 4। अगर आपने एक शख्स बिठाया हुआ है, आप इसको मूव कर रहे हो, तो सपोज करो जी टाइम हुआ 1 सेकंड और आपने देखा जी कि वो 3 बार वाइब्रेट करा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3 हर्ट्ज। अब इसमें से एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी, उस एनर्जी को हम कहेंगे साउंड एनर्जी, ठीक है। और उससे आपकी हवा के अंदर एक वेव क्रिएट हो जाएगी जिसको आप कहोगे साउंड वेव। अब इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 हर्ट्ज। ये आपके कान में ज़रूर पड़ेगी, लेकिन आपका कान इस वेव को डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका एयर ड्रम इस वेव को डिटेक्ट करने के लिए नहीं बना। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे एक हमने ऐसा जब लिया हुआ है जी, क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, ठीक है जी। अब क्रिस्टल की वाइब्रेशन है जी, क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तड़ 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 ऐसे हिले जा रहा है, हिले जा रहा है, हिले जा रहा है, हिले जा रहा है। अब सपोज करें हमने काउंटिंग की जी, तो 1 सेकंड के अंदर हमने काउंटिंग की, इसने वाइब्रेशन किए थी 40,000, ठीक ठाक वाइब्रेशन हो गई। तो अब 1 सेकंड में 40,000 वाइब्रेशन हुई है, इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हो गई 40,000 हर्ट्ज, ये तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब जब ये वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पर भी जो है वो एनर्जी लॉस होगी, किस शक्ल में, साउंड एनर्जी की शक्ल में एनर्जी लॉस हो रही होगी, और वो फिर आपकी हवा के अंदर जब ट्रांसफर हो रही होगी तो वो जो वेव कहलाएगी उसको आप कहोगे साउंड वेव। अब ये जो साउंड वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी है 40,000 हर्ट्ज, आपके कान पे ज़रूर पड़ेगी, लेकिन आपका कान का एयर ड्रम इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं दे कर सकता, आपका कान जो है इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन पे आएगा ही नहीं, तो आप डिटेक्ट ही नहीं करोगे। तो ज़रूर पैदा कर रहे हैं जी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड एनर्जी, ज़रूर उनको आपके एयर के मॉलिक्यूल साउंड वेव की सूरत में लेके जा रहा है, लेकिन हमारा कान खाली एक ही तरह की वेव को डिटेक्ट कर सकता है। अब देखो ना, आपकी दुनिया के अंदर कितनी सारी ज़बानें, सारी ज़बानें हैं, हमें खाली एक आती है, 1-2 इंग्लिश उर्दू बस, क्या अरबी नहीं है, हमें आती नहीं है। इसी तरह बाकी साउंड वेव भी हैं, हमारा कान डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक, तो आज हम यहाँ पर अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं।